हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Noco24 पर। साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, है ना। भारतीय संविधान की आज ये हमारी 28वीं क्लास है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट को कंटिन्यू करेंगे आज अपना, है ना। आज की इस क्लास में हम आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, है ना, उसके बारे में जानेंगे कि संपत्ति का अधिकार था हमारा पहला फंडामेंटल राइट हुआ करता था, यानी कि मौलिक अधिकार हुआ करता था। आज वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, यानी कि संवैधानिक अधिकार है। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। आर्टिकल 31 का 1, 31 का 2, है ना। हर एक चीज को अच्छे से जानेंगे कि संपत्ति का अधिकार था, इस पर कैसे विवाद हुआ, कैसे इसको मौलिक अधिकार से निकालकर संवैधानिक अधिकार बनाया गया। कॉपी पेन से निकाल लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन लाइन में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। बहुत शानदार तरीके से हम पॉलिटी कर रहे हैं ना। तो चलिए कॉपी पेन से निकाल लीजिए और कंटिन्यू हो जाइए हर दिन की तरह, ठीक है। साथियों, 28वीं हमारी ये क्लास है और इसमें हम आज संपत्ति का अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 31 के बारे में जानेंगे, है ना। आर्टिकल नंबर 31 के 2 पॉइंट हुआ करते थे जिस समय संविधान हमारा बना, लागू हुआ। उस समय आर्टिकल 31 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके माध्यम से इस आर्टिकल को यानी कि 31 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 31 था और प्रभावी रूप में था, है ना। लेकिन आज के अगर समय में हम बात करते हैं आर्टिकल 31, तो आज के समय में संविधान में आर्टिकल 31 नहीं है, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 31 में 2 पॉइंट हुआ करते थे उस समय। पहला पॉइंट कहता था किसी को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। अब प्राधिकार, विधि क्या मतलब है इसका, इसको समझ लीजिए। आर्टिकल 31 का जो पहला पॉइंट था वो ये कहता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको संपत्ति से क्या करना है, अलग करना है, यानी कि उससे संपत्ति लेनी है, तो उसके लिए संसद को पहले कानून बनाना पड़ेगा और मतलब विधि बनानी पड़ेगी, और वो कानून, वो विधि के माध्यम से ही उसको क्या करा जा सकता है, उससे संपत्ति ली जा सकती है, यानी कि संपत्ति से उसको वंचित किया जा सकता है। बिना विधि के, बिना कानून के किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 31 का जो एक पॉइंट था पहला वो कहता था। वही आर्टिकल दूसरा पॉइंट कहता था जो संपत्ति का जो अधिग्रहण होता है, जो सरकार के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण होता है ना, उसके बारे में बात करता है। ये आपका पहला पॉइंट था और ये आपका दूसरा पॉइंट था, याद रखेंगे, है ना। आर्टिकल 31 में 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कहता था किसी को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर संपत्ति के अधिकार से किसी को वंचित करना है तो उससे पहले संपत्ति के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, विधि बनानी पड़ेगी। विधि कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, है ना। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था संपत्ति का अधिग्रहण करना। क्या करना? संपत्ति का अधिग्रहण करना। कैसे करना? लोक उद्देश्य के लिए, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, या फिर क्षतिपूर्ति के लिए। ये 2 शब्द उसके लिए दिए गए, संपत्ति का अधिग्रहण के लिए 2 शब्द। कौन सा? लोक व्यवस्था, लोक उद्देश्य के लिए, और दूसरा क्षतिपूर्ति के लिए। ये 2 शब्द दिए संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, है ना। अब देखिए हुआ क्या था, पहले छोटा सा इसका एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। बैकग्राउंड ये समझ लीजिए कि 1946 के समय में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, है ना, उस समय एक सर्कल रेट तय किया गया। क्या करा गया? एक सर्कल रेट तय किया गया, जो भारत पाकिस्तान के लगभग उधर बॉर्डर साइड कर, उस साइड में एक सर्कल जमीन का रेट तय किया गया, और उसी जमीन के रेट के आधार पर जो भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी क्या हो गया, सरकार जमीन ले रही थी, है ना। उसी जमीन को, यानी कि जो 1946 के समय जो सर्कल रेट जमीन का तय किया गया था, हमारे आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद भी सरकार उसी रेट में जमीन ले रही थी, है ना। बैनर्जी साहब ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सरकार के खिलाफ, है ना, कि जो 1946 का जो सरकार ने एक सर्कल रेट तय किया गया था, उसी के आधार पर मेरी जमीन ली जा रही है, जबकि लेनी चाहिए आज का जो बाजार मार्केट रेट है ना, जो करंट का प्राइस है जमीन का, उसके आधार पर लेनी चाहिए, लेकिन ले कब रही है? 1946 के आधार पर। तो वहां से इसकी यह कहानी स्टार्ट हुई थी, है ना, याद रखेंगे इस चीज को।
अब ये केस इतना उलझता चला गया कि इसमें सरकार कुछ कह रही है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है ना। गवर्नमेंट कुछ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कह रहा है, दोनों में तनाबनी। अब होता क्या है कि जिस समय सरकार जाती है कांग्रेस की सरकार जाने के बाद प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं 1978 में मोरारजी देसाई। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने आते ही एक 44वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसके माध्यम से आर्टिकल 31 यानी कि संपत्ति अधिकार को क्या कर दिया, संपत्ति का अधिकार को निकालकर संवैधानिक अधिकार बना दिया, है ना, जो मौलिक अधिकार हुआ करता था। क्योंकि लोग इसके लिए जा रहे थे कहां, फंडामेंटल राइट का हनन के माध्यम से कहां पहुंच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे कि जी हमारे जो ये अधिकार है फंडामेंटल राइट, जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसका हमारा हनन हो रहा फंडामेंटल राइट का, और उसका आधार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। उसी आधार पर वहां से खत्म करके इसको संवैधानिक अधिकार बनाया गया। किसको, आर्टिकल आपके यानी कि संपत्ति के अधिकार को, याद रखेंगे इतना, ठीक है। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, है ना। अब उसको क्या कहा कि जो आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार बनाया गया और इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया, है ना। जो कभी 31 हुआ करता था आज वो 301 के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान का आज ये 12वां भाग है ना। संपत्ति का अधिकार आपको किस भाग में मिलेगा, संविधान के 12वें भाग में मिलेगा, याद रखेंगे, है ना। अब ये संपत्ति का अधिकार ना होकर क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है आपको। और संवैधानिक अधिकार भी आ सकता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में विधिक अधिकार भी आ सकता है ना, याद रखेंगे। अब आर्टिकल 31 के 1 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 31 का 1 जो कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो हुआ था 1951 में। इसके माध्यम से आपका आर्टिकल 31 का 1 जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया है भूमि सुधार एवं सामाजिक न्याय। भूमि सुधार एवं सामाजिक न्याय इसमें लिखा गया है। और इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर आर्टिकल 31(1) को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 31 के 1 को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है समानता की बात करता है ना, समान की बात करता, बराबरी की बात करता आर्टिकल 14। इसके आधार पर क्या कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती आर्टिकल 31 के 1 को, ये कहता है। अब आर्टिकल 31 का 2 है, उसमें है भूमि सुधार कानून, जो लगभग 284 के समथिंग है ना। आर्टिकल 31 का 2 है भूमि सुधार कानून से संबंध रखता है। और इसको भी आपका जो पहली आपका संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, 1951 में, उसी के माध्यम से इसको भी जोड़ा गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो 31 का 1 और 31 का 2 जो हमारे आर्टिकल है, दोनों को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम 1951 के माध्यम से इनको जोड़ा गया, याद रखेंगे इस चीज को। और जो भूमि सुधार कानून है लगभग 284 कानून है। और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची आपको मालूम है कि जब मैंने आपको अनुसूची बताई थी, उसमें बताया था कि जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी अनुसूचियों में जोड़ी गई। पहले अनुसूची कितनी 8 हुआ करती थी, आज के समय में 12 है। तो 9वीं जो यानी कि पहली जो अनुसूची थी जो संविधान बनने के बाद में जोड़ी गई, तो वो 9वीं अनुसूची थी, और जिसमें भूमि सुधार कानून के संबंध में इसमें बताया गया है ना। 9वीं अनुसूची में एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें यह भी लिखा गया कि हम 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ रहे हैं संविधान में, और 9वीं अनुसूची को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि पूरी तरह से सरकार अपना बचाव में लगी हुई थी, गवर्नमेंट, है ना। 9वीं अनुसूची को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कहा था प्रथम संविधान संशोधन में, है ना। जो भूमि सुधार कानून है 284 के लगभग में कानून है, और इन कानूनों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती थी, ये भी याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब होता क्या है कि 31 का भी यानी कि 31 का दूसरा पॉइंट जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में ये इन कानूनों को रखा गया,
कितने भूमि सुधार के जो 284 कानून के लगभग है, इनको 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 31 का और 131 का जो 2 है भारतीय संविधान के, है ना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़े गए हैं, है ना। जब इतना होता है कि 9वीं अनुसूची इसमें लिख दिया, संविधान संशोधन हुआ था प्रथम, जब जोड़ी गई थी तो इसमें लिखा गया था कि ये इसके माध्यम से आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि 9वीं अनुसूची को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अब हो जाता केस, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच जाता, कोहिलू केस है जो 2007 की बात है ना, 2007 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में इसी अनुसूची पर निर्णय आता है कि जो 9वीं अनुसूची है वो न्यायिक दायरे में आएगी। किस में आएगी? न्यायिक दायरे में आएगी, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर ये रहेगी। जबकि हमारा जो प्रथम संविधान संशोधन था वो कह रहा था कि 9वीं अनुसूची कोर्ट के दायरे में नहीं आएगी, यानी कि न्यायिक क्षेत्र में नहीं आएगी, इसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन कोहिलू केस आता है 2007 में, इसने कह दिया कि जो 9वीं अनुसूची है वो न्यायिक दायरे में आएगी, है ना। यहां सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी केस आएंगे, है ना, भूमि से संबंधित रखने वाले, भूमि से संबंध रखने वाले, वो सभी क्या होगा, वो सभी केस न्यायिक दायरे में आएंगे। क्योंकि हुआ क्या था, जब 9वीं अनुसूची आपकी बनी थी, इसमें 9वीं अनुसूची में केवल आपके भूमि कानून ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे अन्य कानून भी इसी में पटके जा रहे थे। क्योंकि इसको यह कहा गया था कि आप इस 9वीं अनुसूची को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये न्यायिक दायरे में नहीं आती, इसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। इसी का फायदा उठाकर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इसमें कोई भी कानून बनाए इसमें पटक दिए, कोई भी कानून बनाए 9वीं अनुसूची में पटक दिए, क्योंकि कोर्ट के इसमें इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट में न्यायिक दायरे से बाहर थी। तो जब कोहिलू केस आता है तो उसमें यह कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि 9वीं अनुसूची आपकी न्यायिक दायरे में आएगी, लेकिन कब आएगी, जो केस होंगे 24 अप्रैल 1973 में या उसके बाद में जो जितने भी केस भूमि से संबंध रखने वाले आएंगे, वो सभी आपके उनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उससे पहले के जो केस है उनमें नहीं, लेकिन इसके बाद के केस 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद वाला केस, आप याद रखेंगे इस चीज को, है ना। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे को जो भी चीज प्रभावित करती होगी वो सभी किसमें आ जाएगी, वो सभी आपकी उन सभी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब संविधान का मूल ढांचा मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं ये नहीं लिखा गया कि ये संविधान का मूल ढांचा है। समय समय पर हमारा सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बताता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या क्या है ना। कंटिन्यू पहले भी बहुत बताया है और अभी भी कंटिन्यू बताता चला रहा है। जब भी कोई पेज फंसता है तो जो मूल ढांचे की जो व्याख्या करता है उस हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, बताता है कौन सी चीज संविधान का मूल ढांचा है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। उसके बाद अब देख लीजिए 31 का 3, 31 का 3 जो कि 25वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1971 में, उसके माध्यम से आपका 31 का 3 ये आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, है ना। 25वां संविधान संशोधन था जो हुआ था कब, आपका 1971 में, जिसमें आर्टिकल 31 का 3 जोड़ा गया, जो कहता है डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, उसका 39B और 39C आर्टिकल, इसको फंडामेंटल राइट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। फंडामेंटल राइट मतलब आपका वही आर्टिकल 14-19, है ना। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 का B और 39 के C, है ना, को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में। ये कहता है 39 का आपका 31 का 3, ये कहता है आर्टिकल 31 का 3, है ना। अब ये समझ लीजिए कि जो 39 का B है वो किससे संबंध रखता है, वो रखता है भौतिक संसाधनों का सही वितरण, भौतिक संसाधनों का सही वितरण यानी कि आपका सही न्याय, वितरणात्मक न्याय। भौतिक संसाधन कैसे, तेल है, पानी है, हवा है ना, आपके पहाड़ हैं, आपका पेट्रोल है,
ये सभी भौतिक संसाधन कहलाते हैं। इनका सही तो क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, किसी पे कम ना हो किसी पे ज्यादा ना हो, यानी कि वितरणात्मक न्याय होना चाहिए। 39 का बी कहता है इस चीज को। वही 39 का सी कहता है भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी के सारी चीजें एक ही आदमी को थमा दी जाए। जैसे आज के समय में आप देखते हो राहुल गांधी जी का एक ही मुद्दा होता है कि मोदी सरकार ने सारी चीजें अडानी को दे दी, यानी कि केंद्रीकरण कर दी। मोदी सरकार के लिए कोई दूसरी क्या नहीं है, पार्टी नहीं है, वो सभी के सभी अडानी ग्रुप को दे रहे हैं। यानी कि उनके आधार पर क्या है, उनके आधार पर केंद्रीकरण ना है, बल्कि डीपीएसपी का 39 का सी कह रहा है कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए भौतिक संसाधनों का, है ना। ये कह रहा 39 का सी। अब होता क्या है, अब इसी के आधार पर अब एक चीज समझिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जिनको लेकर हम समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। आर्टिकल 32 के आधार पर पहुंच जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 का आधार पर हम पहुंच जाते हैं कहां, आपका हाई कोर्ट, है ना। लेकिन ये कह रहा है आर्टिकल 31 का 3 कि आप डीपीएसपी का आर्टिकल 39 का 2 और 39 के 3 को फंडामेंटल राइट के आधार पर, यानी कि इस आर्टिकल ने तो कह दिया कि डीपीएसपी बड़ा है, फंडामेंटल राइट छोटा है, क्योंकि अधिकार जो सबसे ज्यादा पावर दे दी वो तो 39 बी और सी को दे दी, है ना। यानी कि इसके आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते फंडामेंटल राइट के आधार पर 39 बी और सी को। इसी के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता कि ऐसा कैसे, है ना। तो मिनर्वा मिल्स केस है जो 1980 में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट का न्याय जो निर्णय आता है वो ये आता है कि न्यायिक दायरे में ये आएगा, है ना, और मूल ढांचा है, न्यायिक दायरे में आएगा और ये मूल ढांचा है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। वहीं ये भी कहा गया फंडामेंटल राइट व डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सामंजस्य होना चाहिए, यह सामंजस्य है, और ये क्या है, ये संविधान का मूल ढांचा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, संविधान का जो मूल ढांचे के स्पेशली में संविधान में कहीं कोई लिखित रूप में नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करता है समय समय पर, है ना। यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इन दोनों का सामंजस्य भी क्या है, मूल ढांचा है, इसमें यह भी कहा गया। साथ ही साथ जो आर्टिकल 31 का 3 है उसको असंवैधानिक करार दे दिया। क्या दे दिया, असंवैधानिक करार दे दिया, यानी कि ये आर्टिकल संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से बड़ा तो डीपीएसपी को बना रहा है कि आप फंडामेंटल राइट के आधार पर 39 का बी और 39 के सी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि ये आर्टिकल हमारा मना कर रहा है ना। तो इसके लिए आर्टिकल 31 का जो 3 था उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। क्या कर दिया कि कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है 31 के 3 को। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया 31 का 3। अब होता क्या है इसमें, एक छोटा सा एक चीज समझ लीजिए कि आखिर ये संपत्ति का जो विवाद था आखिर हुआ कैसे, है ना। क्यों आर्टिकल 31 को समाप्त करने की जरूरत पड़ी, फंडामेंटल राइट से हटाने की जरूरत पड़ी, क्यों आर्टिकल 300A में जोड़ने की जरूरत पड़ी, आखिर हुआ क्या था इस पे। अब हुआ क्या था इतना समझ लीजिए कि बैनर्जी साहब थे, उनकी जमीन थी, मैंने आपको पहले बताया था 1946 में जब भारत पाकिस्तान विभाजन की बात हुई, विभाजन हुआ, उस समय एक सर्कल रेट तय किया गया जमीन का, उसी के आधार पर इन्होंने जमीन खरीदी भारत सरकार ने, और जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद में अब वही सर्कल रेट उन्होंने लागू करा जो 1946 के समय का था, है ना। उसी को लेकर बैनर्जी साहब कहां पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए, बैनर्जी वाद, है ना, 1942 में। अब 1942 में इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब जो हमारी जमीन है, आज का जो वर्तमान जो बाजार मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है वो तो कुछ और है, लेकिन जो सर्कल रेट है, गवर्नमेंट जिस सर्कल रेट के आधार पर जो जमीन का अधिग्रहण कर रही है, जो ले रही है जमीन, वो 1946 का है, और आज के प्राइस में और उस समय के प्राइस में तो बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। तब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इस केस में, बैनर्जी वाद केस में, कि सरकार को
जो आज का वर्तमान मूल्य है जमीन का, उसके वर्तमान मूल्य पर क्या होगा, जमीन को खरीदना होगा, यानी कि बाजार मूल्य इसको देना होगा, है ना। क्या करना होगा, बाजार मूल्य देना होगा। 1952 की बात है, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस की सरकार थी, है ना। अब होता क्या है कि जब इनका फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और वो सरकार को फटकार लगा देती है कि आपको बाजार मूल्य देना पड़ेगा, ना कि 1946 का सर्कल रेट आपको दोगे, जो आज का वर्तमान मूल्य मार्केट रेट है, उस रेट को आप इनको दोगे, है ना। अब होता क्या है कि इस जो निर्णय आता है, इस निर्णय को सुनने के बाद में सरकार क्या कर देती है, चौथा संविधान संशोधन कर देती है, जो होता है 1955 में, यानी कि 1955 में होता है चौथा संविधान संशोधन। और इसमें यह कहा गया कि जो भी क्षतिपूर्ति की राशि है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में जो क्षतिपूर्ति की जो राशि है, यानी कि जो जमीन सरकार ले रही है ना, जो खरीद रही है, जैसे ले रही है जिस भी आधार पर, उस आधार पर आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं लेकर जा सकते इस केस को। ये जो चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, उसमें ये बात कह दी गई, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक 25वां संविधान संशोधन होता है, जो होता है 1971 में। इसमें हुआ क्या कि जो क्षतिपूर्ति की जो राशि थी, है ना, जो क्षतिपूर्ति की जो राशि थी, इस क्षतिपूर्ति की जगह रकम शब्द ऐड कर दिया गया। क्षतिपूर्ति की जगह रकम शब्द ऐड कर दिया गया। 1971 की बात है ना, क्योंकि 1955 से लेकर 1971 तक आपस में सरकारें भिड़ रही थी, मतलब जनता और सरकार आपस में भिड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा था। इन सबको देखते हुए क्या करा, सरकार ने क्षतिपूर्ति की जगह उसको हटाकर क्षतिपूर्ति को रकम शब्द रख दिया, यानी कि अब क्षतिपूर्ति नहीं, अब वो रकम कहलाएगा, है ना। अब जब 1971 में ये कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है, जो केशवानंद केस है 1973, बहुत ही फेमस केस है ना। अब होता क्या है, इस केस में ये कह दिया गया कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सरकार चाहे क्षतिपूर्ति शब्द रखे, चाहे रकम शब्द रखे, लेकिन जो रेट देना पड़ेगा वो आज का ही देना पड़ेगा, यानी कि मार्केट प्राइस ही उसको देना पड़ेगा सरकार को। सरकार मनमानी नहीं कर सकती किसी भी आधार पर, है ना। ये कहा किसने, केशवानंद केस 1973 में, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको देखकर फिर एक और संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज में परिवर्तन हुआ, बहुत सारी चीजें संविधान में ऐड की गई, है ना। हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अगर संविधान संशोधन है तो 42वां संविधान संशोधन है, याद रखेंगे। और इसमें यह कहा दिया गया कि रकम को भी चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती, यानी कि सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है दबादब जनता के फेवर में, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। क्षतिपूर्ति की जगह उन्होंने रकम शब्द ऐड कर दिया, है ना, ताकि क्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट डाइवर्ट हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने किसमें 25वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें रकम शब्द को ऐड किया गया। उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया था केशवानंद भारती, इसमें कह दिया मनमानी मत करो, क्षतिपूर्ति की जगह आपने रकम शब्द ऐड कर दिया, यानी कि उस क्षतिपूर्ति को आपने रकम बना दिया। अब आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको जो रेट देना होगा वो बाजार मूल्य ही देना होगा। उसके बाद में फिर केस इसमें संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। फिर इसमें यह कह दिया गया कि रकम को चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में, आप रकम को लेकर कोर्ट में नहीं पहुंच सकते। तनातनी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की अलग, जनता की अलग और सरकार की अलग। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर जाती है ना, आपने देखा होगा उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब सरकार गिर जाती है तो प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने आते ही इस सब को देखते हुए तत्काल 44वां संविधान संशोधन वो करते हैं, जो 1978 में होता है। और करने के बाद सबसे पहला काम यही कर दिया कि जनता जो अपने मौलिक अधिकार का हवाला लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही थी कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, उसको लेकर उन्होंने सबसे पहली चीज ये करी कि इसको फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया, यानी कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा।
है ना। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से अलग किया और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में इसको रख दिया गया।